पाकिस्तान में जुमे की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की सबसे पहली खबर आपके सामने रखनी है कि डीएचएस जो हैं पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली पेशावर, बहावलपुर और मुल्तान, वहाँ पर लोगों की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट डूब गई है। जी हाँ, कल ही हमने आपके सामने खबर रखी थी कि एक डिजिटल नाई कहता है कि इमरान खान को जो करंट मिलिट्री लीडरशिप है अपना दुश्मन समझती है, स्पेशली आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ इशारा कर रहे थे। मुनीर फारूक ये कह रहे थे कि ये जो मकबूलियत होती है ये सियासतदानों का मसला है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का मसला है जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। हमें इससे क्या, हम मकबूल हैं या नहीं है, मतलब जो फौजी लीडरशिप है उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए उन्होंने नाम पर मुकम्मल लकीर फेर दी है और वो इमरान खान को अपना दुश्मन समझते हैं और इमरान खान को कभी कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, रिलीफ नहीं मिलेगा। ये मुनीर फारूक टेलीविज़न पर बैठ के कह रहे थे और आप सबको पता है कि जब वो बोलते हैं तो वो ISPR का एक अनऑफिशियल वर्जन जो है वो टेलीविज़न के ऊपर आकर अदा करते हैं। अब ये जो खबर है DHA जो पेशावर है, DHA मुल्तान है और DHA बहावलपुर है, ये जब DHAs बनते हैं या कोई भी हाउसिंग सोसाइटी बनती है तो इनकी एक मार्केटिंग कैंपेन भी बनती है। बहुत बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनीज होती हैं जो फिर इन प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करती हैं और अरबों रुपए वो भी लेते हैं। इन एडवर्टाइजिंग की मद में भी अरबों रुपए जो हैं वो खर्च होते हैं। ये जो DHAs हैं इन पर भी ऐसे ही खर्च हुआ, लेकिन प्लॉट नहीं बिक रहे। जो बिके हुए हैं उनकी कीमतें स्काई रॉकेट ऊपर नहीं बल्कि नीचे जा रही हैं और जो अगले प्लॉट बिकने हैं वो कोई पैसा निकाल के लगा नहीं रहा। अभी इसमें मकबूलियत है, कबूलियत है, ओवरऑल जो बिज़नेस का इन्वायरमेंट उजाड़ दिया वो है। लेकिन ये बात तय है कि जिस जिस बेचारे ने इन DHAs के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी उनकी तबाही निकल गई है। मार्केट में हमने जो इन्वेस्टर थे जिन्होंने प्लॉट्स ख़रीदे थे कुछ से बात की, बल्कि मैंने पिछले दिनों एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक शख्सियत से बात की और उन्होंने कहा कि कोई घर से पैसा निकाल के इन्वेस्ट करने को इस वक्त तैयार नहीं है। जिसके पास प्लॉट है वो बेचना चाहता है लेकिन ख़रीदने वाला कोई नहीं है, और अगर कोई ख़रीदना चाहता है तो बहुत कम कीमत पर ख़रीदना चाहता है। ये मैंने जो DHA पेशावर, बहावलपुर और मुल्तान, ये तो क्योंकि नए आए थे और इन्होंने लॉन्च होना था और लॉन्च होने से पहले ही इनकी तबाही निकाल दी गई। लेकिन जो पहले DHAs हैं, मसलन लाहौर का है, रावलपिंडी का है, उनमें भी इन्वेस्टर्स का पैसा जो है वो बहुत बुरी तरह से डूबा है। तो ये तो एक कबूलियत मकबूलियत कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ एक पहलू मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि फ़र्क पड़ता है। जब मुल्क के अंदर सर्टेनिटी नहीं है तो फ़र्क पड़ता है। और जाहिर है ये एक बहुत बड़ा एवेन्यू है जो हमारे मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं उनके लिए, अपने घर हासिल करने के लिए भी, और रिटायरमेंट पर उन्हें प्लॉट्स मिलते हैं और उससे वो फिर पैसा कमा के कोई ना कोई बाद में पोस्ट रिटायरमेंट बिजनेस करने के लिए या और चीज़ें करने के लिए, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा जैकपॉट है। और अब उसी में मामलात जो हैं वो ख़राब हो गए। तो ये पहली खबर थी। अब इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि जो दूसरी, जैसे मलिक रियाज साहब की जो हाउसिंग सोसाइटी है उसके ऊपर जो कुछ किया, जिस तरीके से मलिक रियाज को इन्होंने निशाना बनाया और उनके ऊपर भी इंक्वायरियाँ खोल दी, कभी दफ्तर सील कर दिए, तो वो जो कॉलोनियाँ हैं उनको भी नुकसान पहुंचाया गया। तो ओवरऑल ये जो बेरारवी इस टाइम मची हुई है मुल्क के अंदर, अनसर्टेनिटी है, इसमें प्रॉपर्टी के ओवरऑल बिजनेस को, और ये एक ही बिजनेस था जिसमें लोग इन्वेस्ट करते थे पाकिस्तान में और कुछ ना कुछ मनी सर्कुलेट करती थी, घर बनाते थे तो लोगों को मजदूरी मिलती थी। तो ये एक ऐसा सेक्टर था जहाँ पर लोगों को नौकरी मजदूरी भी काफ़ी मिलती थी और चले कुछ ना कुछ लोग कमाते थे। उस सेक्टर का भी भट्ठा बिठा दिया। अब ये IMF से गुजारिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से IMF इन्हें इजाज़त दे दे कि ये टैक्स सप्लाई ना करे। ये जो प्रॉपर्टी टैक्स इन्होंने लगाया हुआ है वो छूट दे दें, लेकिन IMF मान नहीं रहा। जैसा मैंने आपको कहा कि ये एक ही तो धंधा है यहाँ हमारे मुल्क में, कोई ना हम इतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ना IT सेक्टर में है, ना किसी और सेक्टर में है, तो ये एक ही तो काम है जो हम करते हैं। तो IMF कहता है अगर इसमें भी आपने टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स छूट दे दी तो फिर टैक्स कहाँ से कलेक्ट करेंगे, हमारा कर्जा कहाँ से वापस करेंगे। तो चौधरी निज़ामुद्दीन बुरी तरह से फंसे हुए हैं। जब आप कहते हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका भी दिल यही सोचता है कि नहीं इनको सत्ते खैरे हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं आपको बता दूं कि इन्हें फ़र्क पड़ता है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर ज़ल्मे खलीलज़ाद से रिलेटेड है, क्योंकि अब आर्मी चीफ के सबसे करीब शख्सियत जो है इरफान सदीकी, जो उनके साबिक उस्ताद रहे हैं, और कहा जाता है कि नून लीग के साथ ये जो सारी डील करवाई थी जनरल आसिम मुनीर की, ये इरफान सदीकी ने ही करवाई थी। अब इरफान सदीकी को लॉन्च किया गया है सीधा ज़ल्मे खलीलज़ाद के ऊपर हमला करने को। क्यों किया गया है उसकी तरफ मैं चलता हूँ, लेकिन पहले सोचें
कि ज़ल्मे खलीलज़ाद ने किया ऐसा क्या है कि एक दफ़ा ही इनकी नींदें उड़ गई हैं। अब अल जज़ीरा ने पूरी एक रिपोर्ट पब्लिश की है। खबर तो हमने आपको दे दी थी कि ज़ल्मे खलीलज़ाद ने एक सरप्राइज़ विज़िट किया अफ़गानिस्तान का, और तालिबान के साथ वो एक दूसरे के साथ उन्होंने तजदीद अहद की है नए रिलेशनशिप का, जिसमें हम मौजूद नहीं हैं। लेकिन अब जो वीडियो फुटेज आई है वो आपके सामने रखते हैं। अल जज़ीरा ने अब दिखाया है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद उस सारे मिशन को लीड कर रहे हैं, अफ़गान उनके साथ हैं, और सिर्फ अफ़गान ही नहीं, ब्रादर इस्लामिक कंट्रीज़, जी हाँ, जो गल्फ़ के ब्रादर इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, शेख साहबान जो हैं वो भी आपको साथ नज़र आ रहे हैं। अब आप कहेंगे इसमें क्या इतनी इंपॉर्टेंट बात है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इस जगह पर पाकिस्तान भी हो सकता था, और हमेशा पाकिस्तान ही होता था। पाकिस्तान के बगैर तालिबान के साथ मामला डील नहीं होते थे। अब आप देखें तो उन्होंने पता ही काट दिया है, पाकिस्तान कहीं मौजूद नहीं है। तो गल्फ़ कंट्रीज से डिग्नेटरीज साथ थी, तो ज़ल्मे खलीलज़ाद पहले दुबई या कतर या उन मुल्कों में आए, वहाँ से उन्होंने उन दोस्तों को साथ लिया और वो सीधा अफ़गानिस्तान पहुँचे, अपना बंदा छुड़वाया, और बंदा छुड़वा कर वो वापस रवाना हो गए। वही ज़ल्मे खलीलज़ाद जिनको ये कहते थे वो इररेलेवेंट आदमी है, उसको कौन पूछता है, वो नौकरी ढूंढता फिर रहा है। हालांकि इनको शायद याद नहीं कि सदर रेगन के ज़माने से ज़ल्मे खलीलज़ाद जो है वो अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ज़िम्मेदारियों के ऊपर काम कर रहा है, और अभी भी वो शायद अगर किसी को अथॉरिटी कहा जाए अफ़गानिस्तान पे, पाकिस्तान पे, तो वो अमेरिका के पास ज़ल्मे खलीलज़ाद ही है। अब ये जो अल जज़ीरा की रिपोर्ट आई है, इससे मज़ीद हमारी जो परेशानी है वो बढ़ गई है। तो अब हमने लॉन्च किया है इरफान सदीकी साहब को। अब जो कुछ इरफान सदीकी कह रहे हैं, आप इनको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं कह सकते। मैंने आपको अभी बताया कि उनकी बहुत ही ज़्यादा कुर्बत है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ, वो उनके उस्ताद रहे हैं। तो अगर इरफान सदीकी ये बात कर रहे हैं तो आपने यही सोचना है कि ये आर्मी चीफ बात कर रहे हैं। तो आप दबाव और तनाव महसूस कर सकते हैं उनकी स्टेटमेंट में। मैं चाहता हूं कि आप ज़रा उनकी स्टेटमेंट एक दफ़ा सुन लें, तो आपको सब समझ आ जाएगी कि हो क्या रहा है। ये सुनिए। ज़ल्मे खलीलज़ाद एक ख़ास माइंडसेट का नाम है, और वो पाकिस्तान के हवाले से हमेशा ही उनका जो रवैया रहा है, जो तर्ज अमल रहा है, वो बड़ा मनफी रहा है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि मौजूदा ट्रंप इंतज़ामिया के अंदर उनका कोई बाज़ाब्ता रोल नहीं है, ना कोई उनके पास कोई बड़ा ओहदा। और ये जो डेवलपमेंट हालिया हुई है एक अमरीकी की रिहाई की, उस सिलसिले में भी ऑप्टिक्स में तो वो आ गए हैं, कहीं दिखाई भी दिए हैं और आजकल तशरीफ भी लाए हुए हैं वहां पे। लेकिन ये जो मामला तय हुए हैं उसमें ज़ल्मे खलीलज़ाद का बराह रास्त कुछ ज्यादा अमल दखल नहीं था। और अमरीका को ये बात जरूर जहन नशी रखनी चाहिए, और शायद वो रखेंगे यकीनन, कि अगर कोई ऐसा सिलसिला होता है या कोई इस तरह का अरेंजमेंट किया जाता है कि पाकिस्तान से मुतहारिब अफगानिस्तान तश्कील दिया जाता है, या ऐसे अफगानिस्तान की हौसला अफजाई की जाती है जो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रख सकता, तो फिर अमेरिका के जो मकासद हैं खित्ते में अमन के लिए, या अफगानिस्तान की तरक्की के लिए, या अफगानिस्तान के साथ बराह रास्त अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए, उन कोशिशों को जक पहुंचेगी। एक नई सोच जो ट्रंप साहब यहां इस खित्ते में लाना चाहते हैं, वो सोच मुस्बत तरीके से आगे नहीं बढ़ सकेगी। सुन लिया आपने। वो अब एक तो मिन्नत तरला ही लग रहा है, लेकिन साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि सदर ट्रंप का इंप्रेशन अच्छा नहीं होगा, ज़ल्मे खलीलज़ाद अच्छा आदमी नहीं है। अब अगर कोई भी और मुल्क होता तो वो ज़ल्मे खलीलज़ाद को इंगेज करता। ज़ल्मे खलीलज़ाद इंगेज होना चाहता है, और इंगेज है वो। बार बार ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब जो हैं वो ट्वीट करते हैं फ्री इमरान खान, पाकिस्तान के बारे में उनकी एक राय है और उनको इंगेज किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बारे में ये समझते हैं कि इन्होंने ये बहुत बड़ा अजाब बर्पा कर दिया पूरे खत्े में, और इनको पता है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब ने अगर ये उनको इंगेज करेंगे तो इन्हें अपनी ताकत कम करनी पड़ेगी, चीज़ों को गिव अप करना पड़ेगा। इसलिए ये अपने नुकसान को, मुल्क का भले नुकसान हो जाए तो हो जाए, अपना नुकसान नहीं होने देना चाहते। और यहाँ तक चले गए हैं कि अब इरफान सदीकी साहब से इन वे खुला ही हमला करवा दिया है ज़ल्मे खलीलज़ाद के ऊपर, और सदर ट्रंप को भी ये चेतावनी भेजी है कि आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं होगा। आप मुझे बताइए कि सदर ट्रंप को इनकी ज़रूरत है, या इन्होंने उनका इंप्रेशन अच्छा करना है या बुरा करना है? और फिर ये कहा कि अगर अफ़गानिस्तान में अमन कायम करना है तो हमें इंगेज करना पड़ेगा। उन्होंने अफ़गानिस्तान में देख लीजिए इंगेज आपके बगैर किया है। आपको अमन कायम करने के लिए वो क्यों इंगेज करेंगे? आपके सामने तो वो अपना बंदा छुड़वा के लेके गए,
आपको तो घास नहीं डाली उन्होंने। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमें आपने इंगेज ना किया तो अमन कायम ना होगा? वो अब आपके बगैर ही हो रहा है, और वजूहत आपकी अपनी है। जिस तरीके से आपने अफ़गान महाजरीन के साथ जो कुछ किया, जो आप कह रहे थे कि असलहा हमने जो है, तीन ही जो तकाजे थे उनके, एक बंदा चढ़वाना था उन्होंने, एक जाहिर है असलहा लेना था उन्होंने वापस अपना, और एक आधा और उनका कोई मुतालबा होगा, वो तीनों पता चला है कि उन पर बातचीत हो गई है और अफ़गानिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ मिल के काम करना चाह रहा है, लड़ना नहीं चाह रहा। यही इरफान सदीकी चंद दिन पहले कह रहे थे कि जो अमरीकी असलहा है वो हमने वापस लेके अमरीका को देना है। तो अमरीका आपको बीच में क्यों लाए जब वो खुद ही डील कर सकता है? तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब आप कहते हैं कि इन्हें कोई असर नहीं होता, तो असर भी हो रहा है और परेशानी भी हो रही है, और वो सब कुछ आपने देख लिया है। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो एक साहब है, पुलिस ऑफिसर है, मलिक लियाकत। इन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त हल दिया है सारा। उन्होंने कहा है कि जी 1000 बंदा कत्ल कर दो, सब ठीक हो जाएंगे। मेरा ख्याल उन्होंने कहा तो नहीं, पीटीआई की तरफ इशारा तो नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनका कहने का मतलब यही है कि 1000 बंदा, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर बातचीत करते हैं, ये पुलिस के ऑफिसर हैं। यही शख्सियत थी जिन्होंने जाके इमरान खान को घर से गिरफ्तार किया था। अब वो टेलीविज़न पर इतनी ख़तरनाक बात कह रहे हैं कि 1000 बंदा कत्ल कर दो तो पाकिस्तान में सब मामला ठीक हो जाएंगे। जब उनसे ये पूछा गया कि 1000 बंदा कत्ल कर देना ये आम बात नहीं है, तो उन्होंने कहा कि इतने करोड़ों की आबादी है, उसमें अगर 1000 बंदा कत्ल हो गया तो क्या बात है। मैंने बंदे ना हुए बेचारे, कोई मैं क्या कहूँ, इवन जानवरों के बारे में भी ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो ये माइंडसेट है, और इन लोगों को चौधरी साहब ने 9 मई और तमाम चीज़ों में इस्तेमाल किया। आप सोचें उनका जहन क्या है। यही शख्सियत थी जब ज़िले शाह का सारा मामला हुआ, इमरान खान साहब के घर पर तोड़ फोड़ हुई, उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो वो यही शख्सियत है। अच्छा जी, बलूचिस्तान में मामला और ज़्यादा ख़राब हो गए। कल बुलान मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल को उनके घर पर छापा मार के लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज ने गिरफ्तार कर लिया या अगवा कर लिया, वहाँ तशद्दुद भी किया और उनको साथ ले गए। आज उसके लिए प्रोटेस्ट हुआ। अभी मारंग बलोच का एक ट्वीट आपको दिखाते हैं। उन्होंने तो लाशों की तस्वीरें भी जारी की हैं, जो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी नहीं है, लेकिन कम से कम 2 लाशों की तस्वीरें उन्होंने अपने ट्वीट में लगाई हैं, और उन्होंने लोगों को कहा है कि पुरअमन तरीके से आप लोग बाहर निकल आएँ, क्योंकि इन्होंने मुजाहरीन के ऊपर गोली चलाई है। और वो मुजाहरीन जो गालिबन बुलान मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल को उठाए जाने के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब उन पर सरेआम गोली चलाकर वहाँ पर 79 लोगों को कत्ल कर दिया गया है। 26 नवंबर की तरह की एपिसोड हुई है। मारंग बलोच का वहाँ पर ट्वीट भी मौजूद है। अल्लाह ना करे मामला ख़राब होते नज़र आ रहे हैं हर रोज़। आप ज़रा गौर कीजिए कि हमारे पास एक ही सोल्यूशन है कि लोगों को मार दो, बजाय इसके कि हम मरहम रखें, इंगेज करें। अगर हम मारते जाएंगे तो दुश्मन तो हमारा घात लगा के बाहर बैठा हुआ है। किसी दिन भी किसी ने स्पॉन्सर कर दिया इन सबको खुल के, किसी मुल्क ने भी, तो फिर आप किधर जाएंगे और मामला किधर होंगे। लेकिन हमने होश के नौकन नहीं लेने, हमने तुन के रखो की पॉलिसी जो है वो जारी रखनी। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रखते हैं। वहाँ एक नया ही काम शुरू हो गया। वहाँ पर जो जजेस हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्योंकि एक नई हाई कोर्ट थी, वहाँ पर कल्चर थोड़ा डिफरेंट था, जजेस का भी और अमले का भी। लेकिन अब क्योंकि चौधरी साहब ने उस हाई कोर्ट के ऊपर कब्जा करने के लिए लाहौर और दूसरी हाई कोर्ट से जजेस को ट्रांसफ़र किया है, वो जजेस साथ अपना अमला भी ले आए हैं। अब वहाँ पर एक नया काम शुरू हो गया। वो जो साथ अमला आया है चौधरी साहब ने जो ट्रांसफ़र किए हैं, वो जजेस का अमला लोगों से सरेआम रिश्वत मांगता है। अब इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने एक ख़त लिख दिया, जो इस वक्त के चीफ जस्टिस हैं कायम मकाम सरफराज डोगर साहब, जस्टिस सरफराज डोगर, उनको कि आपका अमला रिश्वत मांगता है, इनको बंदे का पुत्र बनाएं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो तो शायद तमगा इम्तियाज़ दें, बंदे का पुत्र तो नहीं बनाएंगे। लेकिन अब वहाँ पर जजेस परेशान हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं कि ये जो नया चेंज ऑफ कल्चर है जो सरफराज डोगर साहब लाए हैं, कानून के मुताबिक कोई फ़ैसला नहीं करते। पिछले दिनों जस्टिस एजाज इसहाक एक मुकदमा सुन रहे थे, खुद से ही लार्ज बेंच बना के उनके सामने से वो मुकदमा उठा के तो अपने सामने लगा लिया। इमरान खान से रिलेटेड वो मुकदमा था। अब जजेस ने ख़त लिखना शुरू किया है और उन्होंने वार्न किया है कायम मकाम चीफ जस्टिस को कि आपको ऐसे कामों से बाज रहना चाहिए, ये दुरुस्त काम नहीं है जो आप कर रहे हैं। बहरहाल लग नहीं रहा कि ऐसा होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कल्चर को हमेशा के लिए जो है वो तबाह कर दिया गया है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो आपके सामने, ये एक मौलवी साहब हैं, इन्होंने क्या ही कमाल की बात की है। इन्होंने एक तरीका बताया कि बिजली का बिल जो है वो कैसे कम हो सकता है। आप ज़रा सोचिए, ये नेशनल टेलीविज़न पर बैठ के ये बातें बता रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि मीटर में उंगली दें, बिजली के मीटर में, और ये चीज़ लिखें
तो बिजली का बिल जो है वो कम आ जाएगा। ये नेशनल टेलीविज़न पे बैठ के बातें हो रही हैं। अब आप सोचेंगे कोई बेचारा बेवकूफ़ उंगली दे बैठे, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगे और वो मारा जाए तो फिर क्या होगा। ये ज़रा देखिए कि मौलवी साहब क्या कह रहे हैं। वाकई एक संजीदा वजीफा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का बिजली का बिल कम से कम आए तो एक वजीफा है, आपने शहादत की उंगली से मीटर पे जाके लिख लेना है जम जम। आपने लिख लेना है जम जम जम। जम। ये मीटर पे लिख दें, महीने में 2 दफा करें, हर 15 दिन बाद। आज कर लें और 15 दिन बाद फिर करें। इंशाल्लाह ये भी मैं गारंटी से कहता हूं आपके बिजली का बिल कम। सुन लिया आपने। तो ये आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, कोई एक शख्सियत नहीं बिगड़ी हुई या किसी एक शख्सियत ने ये काम नहीं किया हुआ। मतलब पूरा मुल्क जो है वो अब इस मुसीबत में है कि ये लोग जो हैं, एक पिछले दिनों एक शख्सियत ने कह दिया था कि मरीम नवाज़ चाइना से नाइट्रोजन के साथ अब जो है वो कैंसर का इलाज ले आई हैं, तो अब लोगों को कीमोथेरेपी नहीं करवानी पड़ेगी, लोगों को इलाज नहीं करवाना पड़ेगा और उससे बड़े आराम से इलाज हो जाएगा। अब आप सोचिए उसके बाद कितने लोग हैं जो ये काम जो है वो बेचारे जो सादा लोग होते हैं वो ऐसी बातें सुन के मान भी लेते हैं और एफर्ट भी करते हैं और ट्राई भी करते हैं। अब ये बंदा कह रहा है कि मीटर के अंदर उंगली दे दो, तो सोचें अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो इन साहब ने तो बाद में कहना है जी मैंने तो वजीफ़ा बताया था। तो ये अकेले चौधरी निज़ामुद्दीन नहीं, उन्होंने पूरे का पूरा कल्चर ही, वो हाई कोर्ट्स देख लें, वो टेलीविजन देख लें, वो मीडिया देख लें, उन्होंने पूरे कल्चर की ही तबाही जो है वो निकाल के रख दी है और उनको इस चीज़ का कोई एहसास नहीं है। अच्छा जी, नजम सेठी साहब ने आगे एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की है। एक तो ये कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी जो है वो गल्फ़ के किसी मुल्क में इलाज करवा रहे हैं, बहुत सख्त बीमार हैं और गल्फ़ के किसी कंट्री के अंदर हॉस्पिटल में। मेरा नहीं ख्याल ऐसा है, ज़रूर कोई ना कोई साजिश और चाल होगी इनकी। जैसे नवाज शरीफ साहब बेचारे बीमार बने हुए हैं झूठे और रोज़ लोगों को मिल रहे हैं और कहते हैं कि डॉक्टर ने मना किया मिलने से, लेकिन फिर रोज़ लोगों को मिलते भी हैं। और ये भी उसी तरह का कोई शाखसाना है। लेकिन नजम सेठी साहब अब ये बयान कर रहे हैं कि शायद वो ये वजारत छोड़ दें। अब या तो कोई इनका आपस में फड्डा हो गया है या फिर शहबाज शरीफ की छुट्टी करवा के उसे वज़ीर आज़म के तौर पर लाना है। बहरहाल देखते हैं ये मामला किस तरफ चलता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर तय है कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो अब रुए रवां वजारत दाखिला के नहीं रह गए। तो एंड पे सिर्फ यही कहूँगा कि जब आप कहते हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्होंने ऐसे ही चलना है, ऐसा नहीं है, इन्हें फ़र्क पड़ता है। एक एक करके चीज़ें चेंज हो रही हैं और ये जो जुल्म का निज़ाम होता है ये बहुत देर तक ऐसे रह नहीं सकता। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।